नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। आज दशहरा है, यानी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर देश भर में रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है। आज रावण दहन के द्वारा हम असत्य पर सत्य की जीत का पर्व मना रहे हैं। आप सभी को पूरे आज तक परिवार की ओर से दशहरे की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब आपको अपने शो दंगल पर लिए चलते हैं, जहां हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष के एक बयान से जमकर राजनीतिक आतिशबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस के प्रमुख मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर भड़क गए हैं। उन्होंने बीजेपी को आतंकी पार्टी बता दिया है। वहीं नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी राजनीति के खूब तीर चलाए जा रहे हैं। और अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या खड़गे के बयानों में कोई वजन है, या फिर उन्होंने हरियाणा की हार की खींच में बड़ा बयान दे दिया। वहीं मोहन भागवत ने ऐसा क्या कह दिया कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विपक्ष को चुभ गया। प्रश्न ये भी कि आखिर अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हमले करने के लिए राजनीतिक सूरमाओं को क्या हो जाता है। आज हम हमारे मेहमानों से पूछेंगे कि राजनीतिक घमासान ये है कैसी जुबान। लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। वो खुद ही क्या है बोले तो कि पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं। जिस पार्टी के नेता देश के पीएम हैं, जिस पार्टी के दुनिया में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी ने भारत के इतिहास में तीसरी बार लगातार पीएम दिया, उसी पार्टी के बारे में भारत की सबसे पुरानी पार्टी के मुखिया कुछ ऐसा कह रहे हैं। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं। मोदी को तो कोई हक नहीं है। उनकी गवर्नमेंट जहाँ है वहां पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार होता है, खासकर ट्राइबल पे अत्याचार होता है। और ऊपर से ये बात भी उन्हें ही कहते हैं कि देखिए तुम्हारे ऊपर अन्याय, क्या हुकूमत हमारी है। दरअसल हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। पार्टी ने सोचा नहीं था कि उसे हरियाणा में तीसरी बार विधानसभा चुनाव में लगातार इतना बड़ा धक्का लगेगा। कांग्रेस अंडरकरंट को नहीं भांप सकी। इसी सिलसिले में जब खड़गे हरियाणा को लेकर मंथन कर रहे थे तो वो बिफर उठे। उन्होंने बीजेपी को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसने नए विवादों को जन्म दिया है। जिंदगी भर हमने तो देखा नहीं कि क्या जो लोग आतंकवादी को साथ देते हैं और वही दूसरे को कहते हैं अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। स्थिति तो उनकी क्या है पूरे भारतवर्ष में। तीसरी बार हम सरकार में हैं, मजबूती से हैं। आगे भी क्या होने वाला है उनके साथ हरियाणा में आप लोगों ने देख ही दिया। ये सब उन्हीं सब शब्दों का परिणाम है। पीएम मोदी कई मौकों पर कहते रहे हैं कि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम अर्बन नक्सल का गिरोह है। हाल ही में महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर करारा वार किया था। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठिए यहां आते हैं तो न जाने क्या कारण है, कांग्रेस को अच्छा लगता है। जब बात महाराष्ट्र की निकली है तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान भी मायने रखते हैं, जहां उन्होंने दशहरे पर सालाना संबोधन में हिंदुओं की एकजुटता पर जोर दिया। नागपुर में हुए समारोह में मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के साथ साथ गणपति जुलूस पर पथराव का भी जिक्र किया। उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया।
परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। सारे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार सबको स्वीकार्य है। हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है, लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही है। मोहन भागवत ने नागपुर में बयानों के तीर चलाए और बयान विपक्ष को लखनऊ में नश्तर की तरह चुभ गया। कौन क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहाँ थे, या यही लोग जो विचार दे रहे हैं वो कहाँ थे लोग? हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। समाजवादी पार्टी ही नहीं, दशहरा पर दिल्ली से कांग्रेस ने भी भागवत पर बयानों के तीर दाग दिए। बांग्लादेश से समझ में आया कि माइनॉरिटीज की क्या स्थिति होती है और माइनॉरिटीज को क्या करना चाहिए, लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहां तो माइनॉरिटीज को एक होना चाहिए, और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो ओवैसी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है? आज दशहरा है। हर साल दशहरे के मौके पर ही रावण का दहन किया जाता है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक का दिन, असत्य पर सत्य की जीत का दिन। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सियासतदान दशहरा के इस मौके पर इसके मर्म को समझेंगे और गलत बयानबाजी में उलझने की जगह देश को सार्थक मुकाम पर पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जी, चित्रा बाथम जी, आनंद दुबे जी, गुलाबचंद दुबे जी और रतन शारदा जी सभी मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कार। और इस चर्चा की हम शुरुआत करें। मैं आप सबसे निवेदन ये करता हूं कि सबको बोलने दीजिए, बीच में टोकिएगा, सबकी बारी आएगी, सबको पूरा समय मिलेगा। प्रदीप जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं और मैं टाइमर सेट कर दूंगा 2 मिनट अभी, उसके बाद और आपके पास बहुत समय होगा, 2-2 मिनट आप सभी। ये अर्बन नक्सल प्रदीप भंडारी जी होता क्या है, और प्रधानमंत्री जी अपने ही देश के लोगों को अर्बन नक्सल कहते हैं? पहले तो नक्सल की परिभाषा बता दीजिए और उसके बाद अर्बन नक्सल की परिभाषा बता दीजिए। हो सकता है 2 मिनट आपको कम पड़े, आगे आपको वक्त दूंगा। बताइए, मैंने टाइमर लगा दिया। सईद जी, आपके शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विजयदशमी है, देश के सभी लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुराई की अच्छाई की जीत होती है और आज सत्य की जीत होती है। देखिए, ये वो सोच होती है जो भारत को कमजोर करने का प्रयास करती है। ये वो सोच होती है जो समाज को बांटने का प्रयास करती है और समाज की एकता के खिलाफ होती है, और मैं इसको आपको प्रूव करूंगा। देखिए, ये संविधान की बात है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी संविधान को लेकर घुमा करते थे और कह रहे थे, पहला झूठ, कि ये संविधान जो है ये दलितों का, इस संविधान को बदल दिया जाएगा। जून 4 के लेकर आज तक इतना समय हो चुका है, एक धारा बता दीजिए कि संविधान की मूल धारा को बदला गया? नहीं बदला गया। तो झूठ बोलना संविधान के साथ में पहली सोच होती है अर्बन नक्सली, क्योंकि उस जनता के अंदर कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। दूसरी, जब आपकी सोच को कोई आतंकवादी समर्थक करता है और आप चुप रहते हैं तो अर्बन नक्सली सोच होती है। जब एक ग्लोबल खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू, जिसपे यूएपीए की धारा में केस चल रहा होता है, जब वो ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी को बैक करते हैं और कांग्रेस पार्टी अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट पन्नू के खिलाफ नहीं देती है तो वो सोच होती है कि आपके सॉफ्ट सपोर्ट टेररिज्म को करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्बन नक्सली सोच वो होती है कि जब बटला हाउस के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि आंसू बहाए गए। ये अर्बन नक्सली सोच होती है। अर्बन नक्सली सोच ये होती है कि याकूब मेनन के लिए मर्सी पिटीशन दाखिल की जाती है, जो ग्लोबल डिक्लेयर्ड टेरर और टेररिस्ट है और रह चुका है। अर्बन नक्सली सोच ये होती है सईद जी की किसी तरीके से ये कहा जाए कि दलितों का हक छीन के उससे मिनिस्टर जो है अर्बन जो लंबोर्गिनी गाड़ी खरीदे वो कर्नाटका के अंदर होता है। अर्बन नक्सली सोच वो होती है कि इमरजेंसी लागू की जाती है और संविधान को तहस नहस कर दिया जाता है अपने राजनीतिक हितों के लिए। तो कोई भी चीज जो समाज को तोड़े, और अर्बन नक्सली सोच ये होती है कि ये नहीं बात किया जाता संविधान के प्रियम्बल में जो कहा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, परंतु ये कोशिश की जाती है तुष्टीकरण के तहत कि समाज को हिंदू और मुस्लिम में बांटो। जैसे कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने 24 घंटे पहले शमा मोहम्मद जी ने कहा कि हमको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समाज का वोट चाहिए, और इसी के चक्कर में मम्मन खान जैसा व्यक्ति जिसपे यूएपीए की धारा के अंदर केस चला
चला रहता है, राहुल गांधी जाके उसके साथ में कैंपेन करते हैं। अर्बन नक्सली सोच ये होती है कि जब पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच होता है सईद जी, तो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं हाउस द जोश। अर्बन नक्सली सोच ये होती है जब सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा जाता है। 2 मिनट हो गए, अगर आपको चाहिए तो और ले लीजिए, मैं दूसरों को भी समय बढ़ा दूंगा। और कुछ और बोलना चाहते हैं? मैं इन सभी एग्जाम्पल्स के जरिए आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो भी देश की अखंडता, संप्रभुता और देश को कमजोर करने का प्रयास होता है वो अर्बन नक्सली सोच होती है। और नक्सलवाद पे 10 सेकंड की बात दूंगा। अभी कुछ ही समय पहले हमारी सरकार ने सबसे बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों पे किया था और नंबर ऑफ इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट जो नक्सल के अंदर है वो कम डाउन हो चुके हैं बाय मोर देन 50%। और 2026 तक नक्सलवाद खत्म हमारी सरकार ही करेगी। 2.5 मिनट, बहुत धन्यवाद। चित्रा बाथम जी, आप भी 2.5 मिनट बोल सकती हैं मैम, लेकिन आपके अध्यक्ष चित्रा जी जब ये कहते हैं कि ये तो आतंकी पार्टी है, अपनी ही किसी पार्टी को, अपने ही देश की किसी पार्टी को आप आतंकवाद से कैसे जोड़ सकते हैं? और क्यों आपके अध्यक्ष ने ऐसा कहा? और नक्सलियों को लेकर आपकी सोच, आपकी पार्टी की सोच चित्रा जी क्या है? सईद जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। आज विजयादशमी का पर्व है। जैसे सभी ने कहा कि आज अन्याय के ऊपर न्याय की जीत होगी, तो आज जरूर यहाँ पे सत्य की भी जीत होगी। और मेरे पार्टी के अध्यक्ष जो इतने सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोच समझ के ही प्रधानमंत्री के जो बयान है उसको जवाब देते हुए ये कहा है कि हाँ, इनकी पार्टी वो पार्टी है जो लोगों के घरों के अंदर घुस के उनके रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सा मटन रखा हुआ है वो चेक करती है और मॉब लिंचिंग करती है। इनकी पार्टी वो पार्टी है जो अपने ही देश के दूसरे संप्रदाय के लोगों के को सांप्रदायिकता के की आग में जलाती है, घुसेड़ती है और हिंदुओं का वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश करती है और सत्ता पाने की भी कोशिश करती है। ये वो पार्टी है जो दलितों का हनन करती है, ये वो पार्टी है जो ओबीसीज के हक की मारी करती है, ये वो पार्टी है कि थोड़े दिन पहले अगर आपने देखा रहेगा कि डेप्यूटी स्पीकर, महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी स्पीकर है नरहरी झरवाल जी, उनको अपने आदिवासियों के हक के लिए मंत्रालय में छलांग लगानी पड़ी थी। तो ये वो पार्टी है जो किसी के बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के बारे में सोचती है। जहां तक के ड्रग्स का सवाल आया था, जो प्रधानमंत्री कह रहे थे, इनकी सिर्फ और सिर्फ कतनी है, इनकी कुछ करनी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो अदानी के पोर्ट्स पे 3-3 हजार किलो से ज्यादा के ड्रग्स पकड़े गए, लेकिन क्या हुआ? किसी ने उसके बारे में बात की? आज तक कोई चर्चा इसके ऊपर नहीं होती है। क्या प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर कोई सीबीआई इंक्वायरी करी, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? नहीं, उसके ऊपर बात होती है। मध्य प्रदेश हो जाए, महाराष्ट्र हो जाए, बाकी के जो राज्य हो जाए, ये वो राज्य है जहाँ पे आज के दौर में युवा जो नौकरी मांग रहा है उसको सरकार नशे के अंदर, नशे की लत लगा के उसको उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो अध्यक्ष ने कहा है वो बहुत ही सही कहा है और प्रधानमंत्री को अपने खुद के लोगों के ऊपर सोचना चाहिए कि वो उनको किस तरीके से टैग करते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी के पहनावे से किसी को पहचानने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं, समाप्त कीजिए चित्रा जी। मंदिर मस्जिद हमेशा करते हैं, वहां तक के मुजरा भी करने की बात करते हैं। बहुत धन्यवाद चित्रा जी। इनकी सिर्फ और सिर्फ 56 इंच की जबान है, 56 इंच का सीना नहीं है। चित्रा जी बिल्कुल 2.5 मिनट आपने भी लिए हैं, बहुत धन्यवाद। आनंद दुबे जी, लेकिन चित्रा जी हम आपको रोकना नहीं चाहते थे बीच में। दिल्ली में अभी तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, 7600 करोड़ रुपया, और उसमें नाम आ रहा है आपके कांग्रेस के एक नेता का। आपको उस पर भी बोलना चाहिए, आगे आप जरूर बताइएगा। आनंद दुबे जी, जब हमारे देश का आम नागरिक नक्सलियों के बारे में सुनता है, और हम आनंद जी ये सुनते हैं कि छत्तीसगढ़ में सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है, इतने नक्सली मारे गए हैं, तो ये प्रश्न उठता है कि ये तो अपने ही लोग हैं, हमारे ही देश में रहते हैं, ये कौन नक्सली? आम व्यक्ति को, मेरे जैसे अल्पज्ञानी को आनंद जी ये समझ में नहीं आता। और ऐसे में एक और शब्द आ जाता है, एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है, अर्बन नक्सल, शहरी नक्सली। आपका क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, कैसे आप इसे देखते हैं, और क्या हमारे देश के अपने लोगों को हम भ्रमित नहीं कर रहे हैं ये सब करके? सईद भाई नमस्ते। नमस्ते। आपको, आपके सभी दर्शकों को आपके माध्यम से विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं।
देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि ये नक्सली लोग, शहरी नक्सली लोग जब आए हैं, या एक प्रकार से सरकार की आलोचना करना गलत है, अगर सरकार को घेरना गलत है, सरकार की कुनीतियों का विरोध करना गलत है, तो प्रधानमंत्री जी आप अर्बन जो विरोधी उनको कोई भी नाम दे सकते हैं। आप उनको आतंकी कह सकते हैं, नक्सली कह सकते हैं, उग्रवादी कह सकते हैं, ये आपकी सोच होगी। लेकिन शहीद भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या किसी भी राज्य, किसी भी देश में एक आम नागरिक अगर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है, सरकार की किसी योजना का एक आलोचना कर रहा है, या सरकार की कुनीतियों के खिलाफ खड़ा है, तो वो सरकार का विरोधी हो सकता है, वो विपक्ष का हो सकता है, वो सरकार से नाराज हो सकता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से अर्बन नक्सली नहीं हो सकता, वो आतंकी नहीं हो सकता, वो उग्रवादी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके हाथ में गन नहीं होते, कारतूस नहीं होते, वो किसी की हत्या नहीं करता। वो हत्या करता है तो किसकी करता है? जैसे कि कोई गलत नीति है, किसी पर कोई दबाव डाल रहा है। अब आप बताइए, कहीं ईडी सीबीआई का अगर दुरुपयोग सरकारें कर रही हैं, किसी भी नेता के खिलाफ हो, किसी भी एजेंसी, किसी भी पत्रकार के खिलाफ हो, किसी भी और भी अधिकारी के खिलाफ हो, अगर उसके खिलाफ आवाज उठाना, सरकार को लगता है कि भाई ये लोग तो अर्बन में रहते हैं और सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, तो आज से इनको एक नया नाम दे दिया जाए, ये अर्बन नक्सली है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी, और चाहे अभी मोहन भागवत जी की बयान को सब लोग सुना रहे थे, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश में जैसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है वैसे यहाँ पे होगा। अरे भाई, एक सरकार होने के नाते सरकार ने अगर बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं तो बांग्लादेश के साथ क्रिकेट का मैच क्यों खेला? एक सरकार होने के नाते आप आगे आकर, बीसीसीआई आपके पास है, आप कहते कि बांग्लादेश में जब तक हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार नहीं रुकेगा, हम बांग्लादेश के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, चाहे साहित्य कला की हो और चाहे खेल कला की हो, चाहे व्यापार की हो। तब एक मैसेज जाता कि नहीं, ये सरकार बड़ी गंभीर है, ये सरकार बड़ी संवेदनशील है। मोहन भागवत जी, आज विजयादशमी, आपको कुछ न कुछ कहना था, आपने कह दिया, लेकिन जब इसी देश में एक हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाली पार्टी के पीठ में छुरा भोंका जाता है, मोहन भागवत जी आपका एक शब्द नहीं आता। एक पार्टी को तोड़कर एक चलती सरकार को जब गिराया जाता है, रोकना पड़ेगा, आप 2.5 मिनट से क्रॉस कर गए हैं। ये जो आपके बात आनंद जी दोबारा आते हैं ना, क्षमा, क्योंकि देखिए प्रदीप जी ने वो 2 का 2.5 कर दिया, वहां से उसी को आप दोनों, चित्रा जी और आनंद जी दोनों को उत्तर देना चाहते थे। प्रदीप भंडारी जी, हम आते हैं आपके पास, एक एक रिएक्शन गुलाब जी और रतन शारदा जी का ले लें। गुलाब चंद जी, ये अर्बन नक्सल, ये हम हालांकि गुलाब जी आपसे और साथ साथ रतन शारदा जी से इस बारे में अच्छी तरह से समझना चाहेंगे, ये वो लोग जो क्या आप मानते हैं कि वो लोग जो सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, वो लोग जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है, या ये वो ऐसे लोग हैं जो समाज में कोई दरार पैदा कर रहे हैं, खाई पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, वैसे लोग हैं? और क्या ये बड़े लिखे लोग जो हैं वो जंगलों में छिपे नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक हैं? गुलाब चंद जी। जी सईद अंसारी जी, विजयदशमी के शुभ अवसर पे बहुत बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। आपको भी बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। और बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कि आपके इस राष्ट्रीय चैनल पे पहली बार हमारा आपका साक्षात्कार हुआ है और आपका बेबाकी इज्जत से एग्री और देश में संदेश जाता है कि काश मेरे मुल्क में भी ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को हो, घर मस्जिद के आबरू पर कहीं आंच ना जाए, ऐसी फिक्र मंदिर के रहनुमा को। ऐसे जब सईद अंसारी जैसे लोग जब आते हैं चैनल पे और जब बात रखते हैं, अब बात हमारी आ गई जिसके लिए धन्यवाद, इस अर्बन विषयों को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं जिसके लिए, तो एक ही चीज मुझे याद आता है जिसके लिए, जिस तरह से हमारी प्रदीप भंडारी ने आपको दिल्ली से लेकर के बटाला हाउस से लेकर के तमाम बातें बताई। अब हम उस कश्मीर को वादियों माना चाहते हैं कि जिस वक्त हम उस लाल किले पे, लाल चौक पे हम जब तिरंगा फहराते हैं तो इस देश के लोग, विशेष करके कांग्रेस के लोग, वहां पर एक आपत्ति करते हैं। जब हम 370 लाते हैं तो इस प्रकार का उनका ऑब्जेक्शन होता है, हम 35 से लाते हैं तो ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो इसी तरीके से जब भारत में और भारत के विकास के पंथ पे रोकने का काम जब ये करते हैं, तब इसको कहता है, ये सच पूछो तो ये अर्बन आतंकवाद के कड़ी श्रेणी में आते हैं। आज कांग्रेस को इतने बड़े मल्लिकार्जुन को, इन लोगों को जरा से भी सोचना चाहिए कि कांग्रेस के इतने बड़े शीर्षस्थ नेतृत्व हैं सही जी, ये भारतीय जनता पार्टी के या इंडिया के पदाधिकारी को कह रहे हैं कि आतंकवाद दल है। ये लोग
इस तरह से असंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, माना कि एक वक्त हुआ करता था गांधी परिवार का, श्रीमती इंदिरा गांधी को आदर्श या देश नाम लेता है, श्री महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। गांधी नाम से किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन सच तो है कि ये वो आतंकवाद हैं, ये लोग गांधी नीतियों पर चलकर के कहां तक कांग्रेस को चलाना चाहते हैं। अभी देश में स्थित हरियाणा ने बहुत अच्छी तरह इनको बता दिया कि कांग्रेस की जगह क्या है, कश्मीर ने बता दिया इनका जगह क्या है। सच तो ये है सही जी कि जिस तरह से किसी दीवार के ऊपर लगी हुई महात्मा गांधी की फोटो के पीछे से निकलकर छिपकली हिंसा करती है और पुनः वही अहिंसा धर्म उपासक महात्मा गांधी के फोटो के पीछे खुद को शरणागत कर लेती है। मेरे कहने का मतलब ये, हवा का हर एक झोंका आंधी नहीं होता, धातु का हर एक कण चांदी नहीं होता, सच और झूठ में बस इतना ही अंतर, गोली के हर शिकार का नेता गांधी नहीं होता। क्या बात है। आज ये गांधी परिवार से अगर ये मिलान करते हैं तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सर समाप्त कीजिए, 2.5 मिनट से ज्यादा हो गए आपके। कांग्रेस मुक्त होने की आवश्यकता है बिल्कुल। और अभी हमारे कुछ प्रवक्ता कह रहे थे पीठ में छुरा भोगने की बात कर रहे हैं। अरे जब अपने नीतियों से, अपने परंपराओं से दूर हो जाएंगे तो स्वयं उनके पैर खिसक जाएंगे जमीन से, वो अपने करनी में भोगने के लिए तैयार रहे। आज सत्य यही है कि आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर आज आजाद मैदान में आज असत्य पे सत्य की जीत होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। गुलाब जी अच्छा हुआ आपने उल्लेख कर दिया। देखिए शिवाजी पार्क में बैठे हुए हैं आनंद जी, तो हम आप दोनों से प्रयास करेंगे कि एक एक प्रश्न और ले लें। आनंद जी आते हैं आपके पास रतन शारदा जी के बाद, उनका अभी नंबर आया नहीं। रतन सर प्लीज समझाइए। हालांकि प्रदीप जी ने, चित्रा जी ने अपनी अपनी तरह से दोनों ने बात रख दी है, लेकिन दोनों ने नक्सलियों पर कुछ नहीं कहा है। रतन सर समझाइए ये। मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, इसीलिए मैं रतन सर मैं इसीलिए आपसे समझना चाहता हूं दोनों चीजें। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं सर कि हम नक्सलियों का इतना नाम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हम अर्बन नक्सल भी इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आपकी दृष्टि में ये अर्बन नक्सल क्या होता है सर, और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को, चित्रा जी के अध्यक्ष को ये कहना चाहिए किसी राजनीतिक दल के बारे में कि ये आप तो आतंकी दल हैं, आतंकी दल किसी पॉलिटिकल पार्टी को कहना चाहिए? दोनों बातें सर। सही जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी। जी तो पहले तो डेफिनेशन है नक्सल की, उनकी खुद की दी हुई। माओइस्ट नक्सल एक ही हैं जो कहते हैं कि हम सशस्त्र क्रांति द्वारा इस देश की जनतांत्रिक सरकार को पलट देंगे। इसको कोई भी पार्टी यहाँ जो खुद को लेजिटिमेट पार्टी मानती है, अपने आप को संविधान वाली पार्टी मानती है, क्या इस बात को मानती है कि हिंसा के द्वारा सत्ता का तख्ता पलट होगा? नहीं मानती। ऐसा मैं मानता हूं। तो जो हिंसक है उनको जब कोई कहता है कि दीज आर गांधीयंस विद द गन्स, दैट इज अर्बन नक्सल। जब आप शहरों में बैठ के इनके असंवैधानिक हिंसाचारी व्यवहार को सही ठहराते हैं, उनके लिए कोर्ट में जाते हैं, उनके लिए स्पेशल अर्जियां करते हैं, वहां के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर वहां के अनपढ़ गरीब बेचारे सीधे साधे भोले भाले वनवासियों को भड़काते हैं, और जब वहां के नक्सल लोग वहां के भोले भाले नागरिकों को विकास से दूर रखते हैं और जो चाहता है उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, काट देते हैं, मार देते हैं, जब इसको कहते हैं तो ये नक्सल और ये अर्बन नक्सल है। मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ का नक्सलियों ने भून डाला। आपको पता है वो घटना? जी बिल्कुल। इसके बावजूद अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट ये कहता है कि अर्बन, ये जो नक्सल के बारे में, अर्बन नक्सल का जो कह रहे हैं लोग, ये गलत है, ये बिल्कुल उचित नहीं है, तो मुझे लगता है कि जेएनयू के जो गैंग है, जो आप राहुल गांधी के विशेष सलाहकार बन गए हैं, उन्होंने कांग्रेस की सारा ट्रेडिशन, सारे उनके काम के तरीकों को पलट दिया है। अब कांग्रेस केवल एक मुस्लिम पार्टी नहीं तो एक पूर्ण रूप से अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पार्टी बन गई है। वरना अपने ही लोगों के शहादत को इस प्रकार से वो उल्टी दिशा में न ले जाती, ये मेरा कहना है। और आप देखिए कि ये जो नक्सलवाद के नाम पर जो हजारों लोगों की जान गई है, उनको कौन बचा रहा है? किसने वहां पर सर्वा जुलूम रोकने के लिए काम किया? क्यों वहां के आदिवासी लोगों के विरुद्ध ये सारा षड्यंत्र रचा गया? ये हम सब जानते हैं, फिल्में आई हैं, कथाएं आई हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हिंसा को हम इस प्रकार से समर्थन देते हैं तो हम भी अर्बन नक्सल को एक प्रकार से अपना हाथ देते हैं। और जहां तक मोहन जी का सवाल है, मोहन जी ने कहा समाज को इकट्ठा आना चाहिए, समाज को हिंसा करने का ये
विरोध करने का तरीका है। यहाँ जो इस बात को कह रहे हैं कि विरोध करना ये जनतंत्र के ऊपर हमला मान रहे हैं मोहन जी या संघ या बीजेपी वाले, यही इनकी गलती है कि जब संवैधानिक सरकार है, प्रजातंत्र है, उस समय आप विरोध करने का तरीका सबको पता है। आप सड़कों पे आइए, कोर्ट में जाइए। जब आप बंदूक का सहारा लेते हैं तो उसका मतलब आपका जो तरीका है वो मंजूर नहीं है संविधान के अंदर। उसको अगर उचित ठहराते हैं तो आप मार्ग भूल चुके हैं, आप अभी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के लायक नहीं रहे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत धन्यवाद सर। प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, दो तीन चीजें हैं, हालांकि आप चित्रा जी, आनंद दुबे जी की बात का उत्तर अवश्य देते हुए इन बातों पर प्रकाश डालिएगा। वो ये कि हमारी ही सरकार, ये सच है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाती है। अभी 30 नक्सलियों को मारा है हमारे सुरक्षा बलों ने, और ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित भी करती है, उन्हें माफ भी करती है, उन्हें सुविधाएं भी देती है। तो ऐसे में एक तरफ तो आप जो नक्सली हैं जंगल में छिपे हुए, उनको मुख्य धारा में ला रहे हैं, उनको माफ कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और दूसरा आप अर्बन नक्सल की बात उठा रहे हैं। तो उन लोगों को आपने, हाँ ऐसा नहीं है मुकदमे हुए हैं उन पर, उन लोगों को मुख्य धारा में क्यों न लाए, उन लोगों को क्यों नहीं समझाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है, बांग्लादेश, आप पर यह आरोप लगा कि भाई आपने शेख हसीना को बुलाकर यहां पर शरण दे दी और वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, आप बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे थे। ये दोहरा रवैया क्यों प्रदीप जी? जी सही जी, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं आनंद भाई की सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मैं दो आपको ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं। एक ट्वीट 18 अप्रैल 2018 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पीएमओ इंडिया से कहा था, आई वांट दिस गवर्नमेंट टू बी क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसिज्म मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रांग। तो हम क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट नहीं है, आनंद जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये है आपका अप्रैल 2018 को। अब मैं बताता हूं अरबन नक्सल कौन है। ये उद्धव ठाकरे जी का स्टेटमेंट, और ये रहा मार्च 2005 सितंबर 2018 को, जब महाराष्ट्र के अंदर एक्टिविस्ट सईद जी जो माओइस्ट लिंक से पकड़े गए थे, उसमें रोना बिंसल का लेटर था जो ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान जो है उस पर हमला हो। वो पूरा लेटर सामने आया था। तब उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि इसके एविडेंसेस जो कोर्ट में प्रस्तुत किए गए उसको आगे ले जाना चाहिए, और इसका विरोध नहीं किया गया था इन प्रिंसिपल। तो ये अर्बन नक्सल सोच कोई सरकार को क्रिटिसाइज करने वाली नहीं होती, वो ये सोच होती है जो देश को कमजोर करना चाहती है। वो ऐसा विचार होता है जो वायलेंस को लेजिटिमाइज करता है, उसको एक लेजिटिमेट शरण देता है। ये हमारी चीज है, पहली बात। दूसरी बात यह है, पहला वर्ल्ड लीडर जिसने अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की बात करी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। ये रहा 8 अगस्त 2024 का ट्वीट। और हर ऑफिशियल डेजिग्नेशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर अमित शाह हो गए, ये इसकी बात करी जा रही है। इनफैक्ट जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी जब प्राइम मिनिस्टर मिले थे तो इसके बारे में चिंता व्यक्त करी थी। परंतु मैं चाहता हूं सईद जी, आनंद दुबे जी अलायंस में कांग्रेस पार्टी से, प्रियंका वाड्रा ने 25 बार गाजा पे ट्वीट कर दिया, राहुल गांधी ने इतनी बार बोल दिया। क्या एक स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी जो उद्धव सेना के साथ अलायंस में, क्या उनका बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर आया? नहीं आया, क्योंकि उनकी सोच तुष्टिकरण वाली है। हमारी सोच तुष्टिकरण वाली नहीं है। हम अगर मदरसास के अंदर मॉडर्नाइजेशन के लिए बीएड टीएड टीचर्स की सैलरी भी बढ़ाना है तो हम बढ़ाएंगे, क्योंकि देश हित के अंदर है। परंतु अगर बांग्लादेशी हिंदुओं की बात भी करनी तो हम करेंगे। पर इन्होंने सीए को अपोज किस लिए किया था? सईद जी ने कहा था कि मुसलमान की सिटीजनशिप जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सईद जी, आप इतने सीनियर एंकर हैं, क्या एक भी मुसलमान व्यक्ति की सिटीजनशिप गई सीए के आने के बाद? एक की भी नहीं। इन्होंने 6 महीने तक देश में झूठ फैलाया। यह अर्बन नक्सली सोच होती है देश के विकास को पीछे करने की। दूसरी बात, दलित की बात कांग्रेस पार्टी ने करी। मुझे बताइए, 70 साल तक जब कांग्रेस का शासन था, क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इन्होंने एक भी बार भारत रत्न दिया? नहीं दिया। सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति और की पिक्चर जो है, जब उनकी मूर्ति तभी लगी थी जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी। बाबा साहेब अंबेडकर को पहला चुनाव हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा था। ओबीसी कमीशन को लेजिटिमाइज इन्होंने नहीं किया था। 50 साल लग गए थे, तो किस बूते से बात करेंगे? और इसीलिए इनको दलितों ने महाराष्ट्र हरियाणा के अंदर वोट नहीं किया। और 10 सेकंड से आपकी बात को कहूंगा कि इन्होंने कहा, और इनका प्रवृत्ति देखिए, कर्नाटका में जहां इनकी सरकार थी, दलितों के फंड को छीन के इनके मिनिस्टर्स ने लंबोर्गिनी गाड़ी करी और वाल्मीकि स्कैम किया, जिसको खुद सीधर मैया ने बोला कि हां भाई स्कैम हुआ है। तो ये सोच है इनकी दलितों और ओबीसी के प्रति। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं मुख्य धारा में ऐसा ही। इनफैक्ट होम मिनिस्टर अमित शाह ने, अगर आपको याद होगा, ये ऑपरेशन के 1 महीने पहले ऑफिशियल ट्वीट कहा था, हम चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट लोग मुख्य धारा में आना चाहते हैं, परंतु जब प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी तुष्टिकरण के आधार पर इनको बैक करेगी तो हमें जनता के सामने इसको रखना पड़ेगा। आपने बताया नहीं कि बांग्लादेश में इतना अत्याचार हुआ, हमारी सरकार ने क्या किया। खैर, मैंने कहा मैं 3 स्टेप से बताना चाहता हूं। आप क्रिकेट खेल लिए, आपने शेख हसीना को बुला लिया,
अब आप कह सकते हैं कि भाई ये डिप्लोमेटिक ये बहुत सेंसिटिव है और मैं समझ गया हसीना अगर ये बहुत सेंसिटिव बिल्कुल तो इसमें मैं ज्यादा आनंद जी चित्रा जी का नंबर मैं आता हूं आपके पास तुरंत आता हूं चित्रा जी के बाद, है ना आनंद भाई, फिर आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। चित्रा जी, क्या अगर एक तरफ से ये अर्बन नक्सल की बात हो रही है, आपको अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, तो जवाब दूसरी तरह से भी दिया जा सकता है, ये कैसे कह देंगे कि भाई आप आतंकी पार्टी हैं? आपको लगता है कि हरियाणा में जो हुआ वो शायद इसी वजह से हुआ, लोगों के बीच संदेश आप अपना ठीक से नहीं पहुंचा पाए और कहीं इन बातों का और नुकसान कांग्रेस को ना हो जाए? या क्या आप ईमानदारी से बताइए चित्रा जी कि क्या आपके अपने ही लोग आपके वोटर्स को नाराज तो नहीं कर देते हैं? सही जी, अब मैं बोल सकती हूँ जी? हाँ सही जी, यहाँ पे जब अर्बन नक्सल्स की बात हो रही है तो हमें बात ट्राइबल्स और उनके राइट्स की करनी चाहिए, हमें बात उनके जल जंगल जमीन के हक की बात करनी चाहिए, जिसके लिए वो हमेशा से लड़ते आ रहे हैं और आई थिंक जिसके अराउंड ये पूरा प्रोपेगेंडा सेट हुआ है। मैं कहना चाहती हूँ गढ़चिरौली के जंगलों से लेके हसदेव के जंगल आज किसके ताबे में है? इनके मित्रों के ताबे में है, जो पूरी तरीके से सफाया हो चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, पेसा एक्ट में किसने तब्दीली लाई? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में किसने तब्दीली लाई? किसने संशोधन लाया? किसने कहा कि ग्राम पंचायतों से आज की तारीख किसी को भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है और सारी की सारी जंगलों की जो जमीन है वो उठा के अपने घनिष्ठ मित्रों के नाम इन्होंने कर दी? तो ये जो लड़ाई है, ये दिखाते कुछ और है और ये करते कुछ और हैं। जैसा मैंने आपको कहा, इनकी सिर्फ और सिर्फ 56 इंच की जबान है, इनका 56 इंच का बिल्कुल भी सीना नहीं है। और इसीलिए आज जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है वो उसी का एक एग्जाम्पल है, उसी का एक आउटकम है। अगर इंदिरा जी होती तो शायद आज की तारीख में यह हमें दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बांग्लादेश के हिंदू भाइयों को यह दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आज वो भी समझ चुके हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि ये आज थोड़े दिन पहले तक वोट जिहाद की बात करते थे, लव जिहाद की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं और सारे प्रकार के जिहादों की बात करते हैं। कोविड में इन्होंने कहा था कि मुस्लिम एकदम सुपर स्प्रेडर्स हैं और किसी ने नहीं कहा। सही जी, मैं ऑब्जेक्शन लेना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ऑफिशियल व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि कोई भी समाज जो है सुपर स्प्रेडर है। ये कोट करके बता दीजिए, मिसकोट नहीं कर सकती, हमने ऐसा कहीं नहीं कहा। बताइए अगर ये तब से झूठ बोल रही है, पर इस पे मैं ऑब्जेक्शन दूंगा। इनको बोलिए हमने किसी भी समाज को नहीं कहा कि सुपर स्प्रेडर था, झूठ बोल रही है। कोट करिए चित्रा जी, अगर आपको बताइए स्टेटमेंट। ठीक है प्रदीप जी, स्टेटमेंट बता दीजिए। आपको मैं बता दूंगी आपको, बताइए। वही है ना कि 100 जो है खा के बिल्ली हज को आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। जो काम आज की तारीख में आप मुस्लिमों को आज की तारीख में आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता के दलदल में आप देश को धो के आज आप अपना कमल खिलाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो देश समझ चुका है और इसीलिए 2024 में आपको करारी जवाब उसका बारे में मिल 2024 में हम तीसरी बार सरकार बनाए चित्रा जी। दलितों ने हरियाणा के अंदर हमें वोट किया है, फार्मर्स ने हमें वोट किया। आपको देश ने बताया कि झूठ की दुकान को बंद करिए, नफरत की दुकान को बंद करिए। चित्रा जी, आप एक तथ्य नहीं बता पाई हैं। मुसलमान समाज से अब आपकी तुष्टिकरण पे नहीं आना चाहता है। प्रदीप जी, चित्रा जी एक प्रदीप जी, चित्रा जी एक चित्रा जी एक सेकंड। प्रदीप भाई, चित्रा जी सुनिए ना, माइक बहुत सेंसिटिव है, आप आराम से भी बोलेंगे तो बहुत तेज आवाज आएगी। प्लीज बात पूरी कीजिए अपनी। मैं वही बोल रही हूँ, तो आप मुझे बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश ना करें। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, इन्होंने क्या क्या झूठ बोला है मैं उसके बारे में नहीं एक झूठ बता दीजिए, मैं वापस ले लूंगा अपना स्टेटमेंट। चित्रा जी एक झूठ कोट कर दीजिए, एक चीज मैंने जो फैक्चुअली गलत की मैं सब स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। बताइए। आप इधर उधर की बात करके, अरे नहीं, मैं चाह रहा हूँ आप मुझे एजुकेट करिए, मेरे ज्ञान को बढ़ाइए। मैंने क्या झूठ बोला, क्या झूठ बोला मैंने? ज्ञान को बढ़ाने के लिए इधर नहीं चित्रा जी, आपने बोला मैंने 10 झूठ बोले, एक झूठ गिनाइए। और मैं जनता को जागरूक करने के लिए बैठी हूँ, आप मेरे लिए तो फिर आप देखिए झूठ भी नहीं बता पा रही, बोल रही मैंने 10 झूठ बोला। सही जी, एक झूठ नहीं बता पा रही। इनने ऑफिशियली बोला कि मुसलमान समाज को हमने सुपर स्प्रेडर बोला, वो बता नहीं पा रही प्रूफ कहाँ बोला, झूठ बोल रही है ये।
अर्बन नक्सल्स के आप झूठे हैं, एक नंबर। नहीं, कैसे अर्बन नक्सली सोच आती है जब योगेंद्र यादव जो आपको बैक करते हैं और सेकंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो कैसे अर्बन नक्सली सोच नहीं है आपकी? जब रोना विल्सन जो है, जिसकी विचार आपसे मिलता है, जो चाह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा पड़े, वो आपकी सोच है। आप जब प्रधानमंत्री पे सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो आप कहते हैं कि हाउस द जोश। चित्रा जी, प्रदीप जी, एक एक का जवाब दीजिए। मेरा निवेदन है सही, दोनों को मौका दे रहा हूं मैं, आप दोनों को मौका दे रहा हूं। आप जरूर एक दूसरे पर आरोप लगाएं, जवाब दें एक दूसरे का, लेकिन एक एक प्रदीप भाई, अगर वो बोल रही तो आप चुप हो जाए। चित्रा जी, आप बोल रहे हैं, आपको पूरा समय मिलेगा, समय की किसी को कोई कमी नहीं। आनंद भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं, और उसके बाद गुलाब चंद जी के पास। बताइए चित्रा जी, आपको लगता है कि ये इस तरह से तू मैं में हम अपने जो मुद्दे हैं अपने देशवासियों को बता सकते हैं, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है? और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपके अध्यक्ष है ना भाई, आतंकी पार्टी, आतंकवादी पार्टी, कैसे सिद्ध कीजिए? मैं वही आपको बोल रही हूँ, मैं वही पिछले तो काफी बार ये आ चुका है बाहर कि इनके आईटी सेल के जो लोग हैं उनके आईएसआई के साथ कनेक्शन है, और पता नहीं बॉम्ब मेकर्स के साथ कनेक्शन कैसे? मैं बोल रहे प्रदीप भाई बोल लीजिएगा आप। फिर वही बात। तो जिस तरीके से आप हमको प्रूव कीजिए कि हम कैसे अर्बन नक्सल्स हैं, कैसे हम अर्बन नक्सल्स हैं। आनंद दुबे जी, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। हाँ, कंप्लीट कीजिए चित्रा जी, आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूं दूसरे तो दोस्तों। मेरे अध्यक्ष का बयान एकदम सटीक है, उन्होंने कोई गलत बयानबाजी नहीं करी है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आनंद दुबे जी, आप तो साथी हैं कांग्रेस के, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बात, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए? हम तो अर्बन नक्सल को भी समझना चाहते हैं। एक बार फिर से मैं रतन शारदा जी के पास जब जाऊंगा तो समझने का प्रयास करूंगा। बताइए आनंद। सईद भाई, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने दोनों ही विषय की गंभीरता को समझा है, चाहे अर्बन नक्सली किसी को कहना हो और चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को आतंकी कहना हो, दोनों विषय एक प्रकार से समाज में नफरत ही फैलाने का काम करते हैं। तो मैं अपनी भूमिका आपको स्पष्ट करता हूं। लेकिन अभी प्रदीप भंडारी जी कह रहे थे कि जब बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा था तो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना ने कोई बयान नहीं दिया। प्रदीप भाई, आप और हम टेक्नोलॉजी के युग में रहते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल पर टाइप नहीं, मैंने ये नहीं बोला आपने बयान नहीं दिया। आप शो रिवाइंड कर लीजिए आनंद जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप शो रिवाइंड कर लीजिए। मैंने कहा आपने कांग्रेस पार्टी से एक बार आप बयान दिलवा दीजिए ऑफिशियली। बांग्लादेशी हिंदुओं पे 12 ट्वीट प्रियंका वाड्रा ने करे थे गाजा पे, एक आप बता दीजिए, आपकी अलायंस पार्टनर है, एक भी बार उन्होंने बांग्लादेशी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। जब कांग्रेचुलेट करते हुए भी कर दीजिए जी। ठीक है, थैंक यू। आपने कम से कम हमें गलत नहीं समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, अभी गुलाब दुबे जी कह रहे थे कि इस देश में समरसता रहनी चाहिए, हिंदू मुसलमान एक रहना चाहिए। यही ज्ञान महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र जी को दे देते, जिन्होंने महाराष्ट्र के लाखों मुसलमानों को यह कह के अपमानित कर दिया कि इन्होंने जो वोट किया है वो वोट नहीं है, वो वोट जिहाद है। बताइए, जिस संविधान में, जिस लोकतंत्र में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को वोट करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, सभी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के दिए हुए गए संविधान के एक अधिकार को पूरा करते हैं, आप उनको एक विशेष आप उनको जिहादी कहेंगे? ठीक है आनंद जी, तो आप कहते मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं आनंद भाई, नहीं भरता। आनंद भाई, मैं माफी के साथ आपकी तारीफ करूंगा कि आपने अपने साथी कांग्रेस को बहुत ईमानदारी से कहा कि ये ठीक नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये एक राजनेता और एक भारतवासी का वक्तव्य होना चाहिए जो आपने दिया है। आप तारीफ के योग्य हैं। गुलाबचंद जी, क्या आप बिल्कुल इसी तरह से आप भी मानेंगे कि हम बुद्धिजीवियों के नाम पर, वो बुद्धिजीवी जो नक्सलियों के लिए खड़े हुए, भाई सरकार भी तो कर रही है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सभी मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे थे, प्रदीप जी ने खुद कहा अभी, तो क्या आप भी उतनी ही ईमानदारी से कहेंगे कि ये दोनों वक्तव्य, दोनों स्टेटमेंट गलत थे, चाहे मोदी जी का चाहे खड़गे जी का? सर जी सही जी। अर्बन नक्सल के बारे में क्रमबद्ध तरीके से हमारा भाई प्रदीप भंडारी ने विधिवत आप लोगों को समझाया और बताया। हम बार बार आतंकवाद पे आना चाहते हैं, हम देश का और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं इन विषयों पे कि देश का कांग्रेस के इतना बड़ा नेता, इतने बुजुर्ग नेता, उन्होंने कैसे एक विशेष पार्टी को आतंकवाद कैसे कहा? आतंकवाद को खदेड़ने का काम इस देश में किसी दल ने किया है तो भूल गए क्या? यही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने विचार विमर्श करके आतंकवाद कर रहे देश में उनको उनकी जगह दिखा दी, उनके घर में घुस करके उनको क्या हस्त किया था। बिल्कुल गुलाब जी, होने चाहिए। अब ये कांग्रेस को सबक लेना चाहिए कि अब उनके दिन आ गए। नहीं, एक सेकंड चित्रा जी, गुलाब जी, मैं क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूँ। रतन शारदा जी,
सर बहुत हाँ कर लीजिए इन कांग्रेसियों का जिस ढंग से किसी विशेष दल को आतंकवाद का कहना एक शर्मनाक की बात है। ठीक है रतन शारदा जी यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि दोनों तरह के स्टेटमेंट मर्यादाओं को लांग करके ये लोग राजनीति के पटल पर एक सेकंड गुलाब जी समय समाप्त हो रहा है। रतन जी आपसे सर समाप्त करेंगे कार्यक्रम, बताइए आपका प्रश्न क्या है? यही कि क्या अर्बन नक्सल भी कहना किसी को भी ठीक है, अर्बन नक्सल भी किसी को भी कह देना ठीक है सर, या मैंने अर्बन नक्सल की डेफिनेशन दी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पद पर बैठकर क्या इस तरह की बात करनी चाहिए सर? नहीं, अगर कांग्रेस के नेता नक्सलियों को सपोर्ट नहीं सर, प्रधानमंत्री की बात वो तो देखिए आनंद दुबे जी ने कहा कि गलत है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके साथी ने कह दिया गलत है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पीएम अगर ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर वो डेफिनेशन ये है कि जो शहरों में बैठकर नक्सली हिंसा को सपोर्ट करते हैं वो अर्बन नक्सल है, अब इसमें गलत क्या है? कोई ऐसा अर्बन नक्सल और आप देश विरोधी तो नहीं हो जाते? आप हिंसा का साथ दे रहे हैं, प्रजातंत्र के विरुद्ध बात कर रहे हैं। अब ये महिलाएं बैठी, इन्होंने कहा कि बीजेपी हार गई, 240 में शर्म आनी चाहिए, बैसाखी वगैरह, उनको बताना चाहिए कि 2004 में कांग्रेस ने जब यूपीए सरकार बनाई तो कांग्रेस की सीटें थी 145 और भाजपा की थी 181। आपने कभी 200 टच ही नहीं किया, तो कृपया वो बात ना करें। और अभी मुझे बताइए, अगर आपने इतने वनवासियों के लिए काम किए और जब पी चिदम्बरम ने कहा कि नक्सली सबसे बड़ा चुनौती है, चिल्लाती रहती है, नक्सल सबसे बड़ी चुनौती। प्रदीप भंडारी जी, चित्रा बाथम जी, आनंद दुबे जी, गुलाब चंद दुबे जी, रतन शारदा जी, आप सभी का हमारे इस शो में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।